हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसी से संबंधित जो टॉपिक आगे है वो डिस्कस करेंगे। कल हमने जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कोशिका के बारे में डिस्कशन किया था कि कोशिका किसे कहते हैं और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हमारी कड़ी शुरू हुई है, अध्याय शुरू हुआ है, इसमें सबसे पहले हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाया, ताकि जब हम विभिन्न कोशिकाओं की बात करें, कोशिका के विभिन्न भागों की बात करें, आप लोगों को आसानी रहे कि ये चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, कैसी संरचना होती है, वो हम इसके जो चित्र हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें बताई गई, बनाई गई। और आज हम उन्हीं भागों के बारे में आगे अपनी डिस्कशन करेंगे कि कोशिका के जो विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कोशिकांग। नाम लिख दिया कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंग। कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन भागों से मिलकर कोशिका बनी होती है। अगर आपने चित्र को ध्यान से देखा है और बनाया है, तो आप जो जो बातें हम यहाँ लिखेंगे वो आपके ध्यान में आती चली जाएंगी कि वहां वाकई में वो चीज हमने बनाई थी, चित्र में दी हुई है। ये बातें हम लिखते जा रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हम बना रहे हैं, क्या ये कोशिकाओं के कहीं भाग आए हैं? क्या हमने जो कोशिका बनाई हुई थी उनमें कोशिका के विभिन्न भागों में इनके नाम आए हैं? अगर आए हैं तो कौन सी कोशिका में आए हैं? क्या वो पादप कोशिका में आए हैं या वो जंतु कोशिका के अंदर आए हैं, या कुछ भाग ऐसे हैं जो पादप कोशिका में भी हैं और जंतु कोशिका में भी। तीसरा बात करते हैं इसी में, मुख्यतः जो बात की जाती है, कह देते हैं कि कोशिका के अगर संरचना की बात करें तो कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरे अंगों की अगर भागों की बात करेंगे, इसका मतलब जो एक द्रव भरा होता है कोशिका के अंदर, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसके अंदर वो भाग, वो अंग पाए जाते हैं। तो पहले कोशिका भित्ति की अगर बात करें, अंगों की भी बात में इसके साथ साथ करते रहेंगे। कोशिका भित्ति की बात करें, आपने जो डायग्राम देखा है कोशिका का, उसमें हम बात करते हैं पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो उस पादप कोशिका की संरचना को बना के रखती है। वैसे का वैसे रखेगी। तो ये कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, और ये सेलुलोज की बनी होती है। ये घटक होते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जिनसे मिलकर कोशिका भित्ति बनी होती है। यानी कि जो बड़े कण भी बोल देंगे जिनको हम, या जिनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, उनको हम क्या कहेंगे कि वो सेलुलोज होंगे और वो कोशिका भित्ति को बनाने में सहयोग करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कोशिका झिल्ली, या उसको दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा झिल्ली। चाहे हम पादप कोशिका की बात करें या जंतु कोशिका की बात करें, तो जो बाहरी आवरण होगा उसको हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोल देंगे। यह क्या काम करती है? यह इस केंद्रक को, कोशिका द्रव्य को
और इस कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को पर्यावरण से अलग करती है। इस प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है कि जो पदार्थ हमारे कोशिका के अंदर हैं वो सीधे ही वातावरण के संपर्क में ना रहे। सीधे का मतलब ये हो जाएगा कि एक परत बनेगी बीच में जो वातावरण या पर्यावरण को इस कोशिका के केंद्रक कोशिका द्रव्य से अलग करेगी, तो उसे हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है ये विभिन्न पदार्थों के आवागमन के का काम करती है कि जो पदार्थ कोशिका द्रव्य के अंदर हैं वो बाहर के वातावरण में चले जाएं और बाहर के वातावरण से अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य की तरफ विभिन्न पदार्थ विभिन्न आयन आ सकें। तो इस तरह पदार्थों के आदान प्रदान में मुख्य रोल अदा करती है प्लाज्मा झिल्ली। इसीलिए इस प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कि कुछ पदार्थों का जिनको ये नहीं है कि सभी पदार्थ इसके अंदर बाहर चले जाएं और बाहर से अंदर आ जाएं या अंदर से कोशिका द्रव्य में से वातावरण में चले जाएं, तो कुछ पदार्थों को ये बाहर जाने देती है और कुछ आयनों को या पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है। इसीलिए इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली बोल देंगे। अगर अभी इसी में बात एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या होगा अगर ये प्लाज्मा झिल्ली ही टूट जाए, खत्म हो जाए। अगर एक द्रव भरा हुआ है, गिलास के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, अगर उस गिलास की बाहरी परत टूट जाए तो क्या वो द्रव या जो उसके अंदर मटीरियल है, जो पदार्थ हमने गिलास के अंदर लिया हुआ है, बर्तन के अंदर लिया हुआ है, क्या वो अंदर रह जाएगा या वो निकल जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आकार के साथ साथ उस सुरक्षा भी प्रदान करती है उस द्रव्य को, उन भागों को जो कोशिका के अंदर मौजूद है। तो अगर प्लाज्मा झिल्ली टूट जाती है तो जितना कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका के भाग हैं, वो भी फैल जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, यानी कि जो कोशिका है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक आपने पादप कोशिका में भी पढ़ा और जंतु कोशिका में भी पढ़ा कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक पादप कोशिका में परिसीमा में होता है, सतह के नजदीक होता है, और जंतु कोशिका के अंदर मध्य में होता है। और इसके बाहर जो है केंद्रक के केंद्रक झिल्ली होती है। छिद्र युक्त झिल्ली इसको बोलेंगे, ताकि जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में जो कण है वो आ जा सके। और साथ में हमने इसमें धागे लायक संरचना बनाई थी कि धागे की जैसी संरचनाएं होती हैं वो होती हैं। बीच में एक द्रव भरा होता है, उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और ये संरचनाएं को बोल देते हैं गुणसूत्र। ये गुणसूत्र होते हैं जो सूचनाओं के वाहक होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गुणों को लेकर जाते हैं। गुणधर्म मिल जाते हैं कि ये पौधा है, अगर पादप की बात करें कि ये आम का पौधा है, तो उसके जो अगर हम एक कोशिका की बात करें, गुठली की बात करें, उसके बीज की बात करें, उससे आम का ही पौधा तैयार हो गया, सरसों से सरसों का ही पौधा तैयार हो गया। ऐसा नहीं है कि हमने अमरूद के बीज बो दिए और उससे कोई आम का पौधा ही निकला है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ गुणधर्म जो है मौजूद है, उन गुणों को लेकर जाने का काम करता कोई वाहक होता है जो उनकी संरचना को बनाता है, उनके गुणों को वैसा दर्शाता है। तो वो काम कौन करते हैं? गुणसूत्र करते हैं। इनके जो घटक होते हैं इनमें डीएनए मिलेगा, और डीएनए का जो खंड होता है उसको जीन कह देते हैं। डीएनए का मतलब हो जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये घटक बोले जिनसे गुणसूत्र बने होते हैं। तो यहाँ केंद्रक की बात हो जाएगी। अब ऐसे ही जानतर जो कोशिका होती है, जंतु कोशिका होती है, उसके अंदर भी सेम संरचना होती है, सेम आकृति होती है, और ऐसे ही केंद्रक द्रव्य और गुणसूत्र पाए जाते हैं।
जैसे हम मस्तिष्क की बात करते हैं कि जो मस्तिष्क होता है वो जंतुओं में क्या काम करता है, मनुष्य में क्या काम करता है, वो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है कि हम सोचें, काम करें, हमारी विचारधारा कैसी बने, हमें ये काम करना है नहीं करना है, हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। हमारी इच्छित क्रियाएं भी हैं, अनिच्छित क्रियाएं भी। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस मस्तिष्क का अहम रोल होता है उनको नियंत्रित करने के लिए। इसी तरह कोशिका की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने का काम भी करेगा केंद्र। फिर बात आती है कोशिका द्रव्य की, कि जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, उसे कह देते हैं हम कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अब उनके बारे में एक एक करके अब डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में। पहला हमने चित्र में बनाया था कि केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली युक्त नलिकाएं बनाई गई थी, जैसे हमने ये केंद्र रखा और यहाँ उसके इस टाइप में नलिकाकार सीड लाइक स्ट्रक्चर्स और साथ में यहाँ डॉट डॉट लगाए। और कुछ बिना डॉट के ऐसे ही छोड़ दी थी और उनको नाम बताया था अंतर द्रव्य जनिका या फिर पर द्रव्य जालिका बोला है कि छिद्र युक्त जो नलिकाएं होती हैं, कुटिकाएं होती हैं, वो होती हैं, इसीलिए अंतर पर द्रव्य जालिका। जैसे प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, छिद्र युक्त होती है, विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान के लिए उसमें छिद्र होते हैं, उसी प्रकार छिद्र युक्त जो झिल्ली बनेगी वो अंतर पर द्रव्य जालिका होती है, जिसके अगर बाहरी आवरण को देखा जाए तो वो खुरदरा भी होता है और कुछ का चिकना भी होता है। इसी आधार पर हम इनको दो भागों में बांट देते हैं, RER यानी कि खुरदरी रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर पर द्रव्य जालिका। रफ का मतलब होता है खुरदरी, खुरदरी का हो जाएगा कि उसके डोट रखे हुए, वो डोट क्या है, वो राइबोसोम हो जाएंगे, उनको बोल देंगे हम राइबोसोम। ये राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाने में सहयोग करते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वो प्रोटीन के निर्माण के लिए अंतर पर द्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए राइबोसोम को दो डॉट लगने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो उभरा हुआ भाग है अंतर पर द्रव्य जालिका में, और उसको बोलते हैं खुरदरी अंतर पर द्रव्य जालिका। दूसरी होती है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर पर द्रव्य जालिका। इसका काम क्या बताया हमने अभी आपको कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। SER की सहायता से वसा लिपिड का संश्लेषण होता है। तो दोनों का ही काम रहेगा, एक वसा या लिपिड बनाएगी, दूसरे प्रोटीन बना रही है, और दोनों की जरूरत पड़ती है कि अगर कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली बनानी है, उसको बनाने के लिए प्रोटीन और वसा जो चाहिए वो यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है, और जो बाहरी आवरण है उसको बनाने में सहयोग करें। तो ये बात आ जाती है प्रोटीन और वसा के निर्माण में, और अंतर पर द्रव्य जालिका क्या होती है, अगर डोट है तो उसे क्या कहते हैं और उसमें क्या होते हैं वो, और किसके संश्लेषण में सहयोग करते हैं। उसके बाद दूसरे जो अंग की बात हम करेंगे उसमें आ जाएगा
गोल्जी काय। जो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक रहे, इन साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने इन्होंने इस गोल्जी काय की संरचना के बारे में कोशिका में बताया। इसी इन्हीं के नाम पर ही इस अंग का, इस भाग का नाम गोल्जी काय रखा है। तो जो गोल्जी काय की संरचना आपने देखी थी जब हमने चित्र बनाया था, उसमें इस टाइप की संरचना बनाई गई जिसमें जो भाग थे गोल्जी काय के, जो नलिकाएं थी, जो पुटिकाएं थी, वो एक हाफ सर्कल के रूप में ऐसे एडजस्ट हो गई थी, एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में रखी हुई थी। ये जो गोल्जी काय होती हैं, इनका क्या काम रहता है कि जो अंतर प्रद्रव्य जालिका में या जो पदार्थ कोशिका के अंदर बनते हैं, उन पदार्थों को समन का काम करती है, विभिन्न भागों तक या बाहर लेकर अंदर बाहर ले जाने का काम करती है। यानी संचय जो होता है वो गोल्जी काय के अंदर होता है। और जो ये जो पुटिकाएं होती हैं, जो स्तंभाकार पुटिकाएं ये बनी हुई हैं, ये नलिकाएं जो हैं, जो बिल्कुल समांतर रखी हुई है एक दूसरे के साथ, थोड़ी बड़ी, फिर उसके बाद ऐसे सर्कल में जब बनती जा रही है, तो ये विभिन्न पदार्थों के संचय के साथ साथ उनके स्थानांतरण में कोशिका के अंदर बाहर और विभिन्न भागों तक स्थानांतरण में सहयोग करती है। उसके बाद तीसरा बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो संरचना हमने देखी कि जो जब हमने कोशिका का नामांकित चित्र बनाया तो उसके अंदर हमने दोहरी परत की एक संरचना बनाई, एक झिल्ली बनाई, क्योंकि दोहरी परत है, एक बाहरी आवरण हो गया, एक अंदरली तरफ आवरण हो गया। जो बाहरी आवरण है वो आप देखोगे कि बिल्कुल चिकनी सतह के रूप में, स्मूथ रूप में, लेकिन जो आंतरिक सतह है वो ऊपर नीचे उभरी हुई होती है। तो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ जो अंग होता है, जो भाग होता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है जैसे कोशिका का पावर हाउस या फिर बिजली घर भी कहते हैं। अब उसे बिजली घर क्यों कहते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्या इसमें बिजली बनती है या इसमें किस कारण से इसको पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर की जो बिजली है, एक तरह से जो ऊर्जा है जिससे हम काम करते हैं, वो ऊर्जा हमारे शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण से बनती है। हम भोजन खाते हैं, वो भोजन आमाशय छोटी आंत में जाकर पच जाता है और अवशोषित होता है और फिर रक्त के द्वारा ही इस भाग में पहुंचाया जाता है या विभिन्न कोशिकाओं का जाता है। अब कोशिका के अंदर ये भाग होता है जहां रक्त ऑक्सीजन भी लेकर आता है और भोजन के उस पचे हुए अवशोषित भोजन के दहन के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब क्योंकि ऊर्जा बनती है कोशिका के अंदर, इस भाग के अंदर बनती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी बोल देते हैं। ये जो कोशिका का अंग होता है, कोशिका का भाग है, इसमें एक बहुत अच्छा गुण ये कहें कि इनसे ज्यादा एक ये माना जाता है कि ये अंग अपना ही डीएनए भी रखता है, अपने ही प्रोटीन का उत्पादन भी करता है। बाकी अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि कोशिका के अंदर जो डीएनए का भाग होता है वो केंद्रक में पाया जाता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं जो सूचनाओं के वाहक होते हैं, तो वहां मिलेगा। लेकिन ये भाग होता है
जिसका अपना डीएनए होता है, और ये कुछ मात्रा तक अपने आप ही प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है। उसके बाद अगले अंक की अगर बात करें तो इसमें लिखा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का वो अंग होता है जो अंतर प्रद्रव्य जालिका में, जो हमने पढ़ा है कि खुरदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका होती है, उससे ही वहीं से ही कुछ एंजाइम्स को भी ग्रहण करता है। एंजाइम क्या होते हैं? हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं चलती हैं शरीर के अंदर, उन क्रियाओं को जल्दी करने के लिए, जैसे हमने भोजन खाया उसको जल्दी पचाने के लिए कुछ जो जैविक घटक है वो काम करते हैं, उनको एंजाइम कहा जाता है। तो जो लाइसोसोम होते हैं वो कोशिका के अंदर ऐसे भाग होते हैं जो कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने का काम करते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जो गैसें बनेंगी, या जो कोशिकाएं टूट फूट जाएंगी, अगर उनको साफ ना किया जाए तो वो जो गंदगी है, एक तरह से ये माने जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, वो शरीर के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे और वो विषैले हो जाएंगे, तो विष उत्पन्न हो जाएगा और वो शरीर के लिए, जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन मृत कोशिकाओं को साफ करने के लिए ही जो लाइसोसोम है उनका बहुत अहम योगदान होता है। इन लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं जो उन मृत कोशिकाओं को, टूटी फूटी कोशिकाओं को अपघटित करने का काम करते हैं। और उन एंजाइमों को कौन बनाता है? अभी हमने आपको बताया जो अंतर प्रद्रव्य जालिका होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसमें जो खुरदरा भाग होता है वो खुरदरी अंतर प्रद्रव्य जो जालिका होती है वो उन एंजाइमों को बनाने में सहयोग करती है। अब यही बात आ जाती है, इसमें जो प्रश्न भी आ जाता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? आत्मघाती थैली, इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। उसका कारण है आत्म यानी स्वयं को आघात करने वाला, यानी जो अपने आप को आघात करे, अपने आप को चोट पहुंचाए। इसका मतलब जिस कोशिका के अंदर ये है, अगर वो कोशिका मृत हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो उस कोशिका को वहां शरीर के अंदर रहने की बजाय ये जो लाइसोसोम होता है ये खुद फट जाता है। अब ये खुल जाएगा, फट जाएगा, तो इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उस टूटी फूटी कोशिका को, उस मृत कोशिका को पाचित कर देते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं, उसको वहां से साफ कर देते हैं। इसीलिए क्योंकि जिस कोशिका के अंदर है, अगर वो मृत हो गई, वो टूट फूट गई, तो उसी कोशिका को ये पाचित कर देता है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि लाइसोसोम आत्मघाती थैली होता है। उसके बाद बात करते हैं अगले भाग की, इसी में ही हमने इसमें पढ़ा अंतर प्रद्रव्य जालिका भी कर लिया, उसके बाद हमने गोल्जी काय किया इसी में, उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हमने लाइसोसोम। अब बात करते हैं हम प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड किसके अंदर पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं? तो आप सभी जानते हो कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सिर्फ पेड़ पौधों में होती है। अब जो हरे पेड़ पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए हमें हरित वर्णक चाहिए, और वो हरित वर्णक जो होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो पौधे के अंदर पत्तियों में पाया जाता है। अब अगर उस क्लोरोफिल की बात करें तो वो क्या है? प्लास्टिड। इसका मतलब प्लास्टिड जो भाग है कोशिका का वो पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब ये प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट।
जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये रंगीन होंगे। रंगीन का मतलब रंग भरा होगा, इनके अंदर हरित लवक होता है। सीधी सी बात ये आ जाएगी कि ये क्लोरोप्लास्ट इनको बोल देंगे, और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में किसकी बात करते हैं हम? क्लोरोफिल की, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग करता है। दूसरा जो प्लास्टिड रहेगा वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। यहां बोला हमने रंगीन होता है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये जो है रंगहीन होता है। सबसे बड़ी बात यह आ जाएगी कि प्लास्टिड के अंदर जो मुख्य बात रहेगी, प्लास्टिड पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए सिर्फ किसमें मिलेगा? या तो कुछ जीवाणुओं के अंदर या फिर पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं इसी में ही क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बाद हमारा आगे अवस्था है जो कोशिका के अंगों में रहेगा। तो अगले भाग की बात करते हैं इसी में लिपिड का। तो लिपिकाएं जब हमने देखी थी तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर ही रिकितकाएं पाई जाती हैं। अब रिकितका का क्या काम होता है कि जो भोजन है उसको संचित करने का काम करती है रिकितकाएं। हमने जब चित्र बनाया तो उसमें आपको बताया था कि जो पादप कोशिका की रिकितकाएं होती हैं वो आकार में बड़ी होती है, और जो जंतु कोशिकाएं की कोशिका के अंदर जो रिकितकाएं होती हैं वो आकार में छोटी होती है। और मुख्य काम रहेगा जो भोजन होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संचित करने का काम कोशिका के अंदर रिकितकाओं के द्वारा होता है। तो हमने अब तक जो भाग पड़े कोशिका के अंदर, चाहे वो पादप कोशिका है चाहे वो जंतु कोशिका है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं उनके जो काम है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इसी में बात आ जाती है जब हम केंद्रक की बात करते हैं, ये हमारे कोशिकांग यहाँ कंप्लीट रहते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन एक बात आती है कि अगर कुछ कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट दिखाई ना दे, केंद्रक झिल्ली के द्वारा कवर ना हो, तो ऐसी कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं? और जिनके अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से युक्त रहता है, बिल्कुल स्पष्ट रहता है। जो गुणसूत्र हमने बात की, गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है, उन कोशिकाओं को हम किस नाम से जानेंगे? एक आ जाता है हमारा नाम प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा नाम आ जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। अभी हमने बताया कि केंद्रक जो होता है वो एक केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। और इसी के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। इसी द्रव्य के अंदर एक धागे जैसी बिल्कुल बारीक संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हमने नाम बोला था भी गुणसूत्र। अब इन्हीं के आधार पे केंद्रक झिल्ली और गुणसूत्र के आधार पे हम कह सकते हैं कि कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक होगी और कौन सी यूकैरियोटिक होगी। अगर किसी कोशिका के अंदर ये जो भारी आवरण है केंद्रक स्पष्ट ना हो, और जो केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक रहे चाहे वो स्पष्ट सुस्पष्ट नहीं है लेकिन वो बिना केंद्रक झिल्ली के रहे, तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका।
सुस्पष्ट। और अगर केंद्रक झिल्ली के साथ हो तो उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी बात करते हैं गुणसूत्र की। अगर गुणसूत्र एक है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आ जाता है कि कहा जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका रहेंगी। एक उसके जीवों में मिलते हैं, जीवाणु मिलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें जो बहुकोश के जीव होते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या वो ज्यादा होती है, तब हम उसको बोल देते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जो क्षेत्र होता है वो केंद्र का क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जबकि ये पूर्ण क्षेत्र सुस्पष्ट होता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। मुख्य जो बातें हमने आज डिस्कस की, जो हमने चित्र के अंदर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बनाए, वो वैसे ही विभिन्न भागों के बारे में इसमें बताया और उनसे संबंधित कुछ जो मुख्य बातें थी वो आप सबके साथ आज डिस्कशन हुआ। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको बताया गया। और अगर आप जब चित्र बनाते हैं उसको बड़े ध्यान से बनाएंगे, देखेंगे, उनके नाम लिखेंगे, तो आपको बहुत सी बातें वहीं बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये किस कोशिका में मिलती हैं, क्या काम किया जाता है। तो कंप्लीट टॉपिक हमारा वहाँ जो नामांकित चित्र हम बनाएंगे वहीं से क्लियर होता चला जाएगा।